हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो लाइंस हैं। ओके, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इजीली हम निकाल सकते हैं। बट अगर लाइंस आपकी इस तरीके से हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ओके, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों पे परपेंडिकुलर, जहाँ आपसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करें तो वो उसको परपेंडिकुलर ही मीट करे, वो हर भी सभी जगह पे पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कोई लाइन है, तो मान लीजिए किसी पॉइंट से होकर के जाता है और ये दूसरा लाइन ये भी किसी पॉइंट से होकर के जाता है। मान लीजिए टिप वाले पोर्शन को हम एक पॉइंट यहाँ मानते हैं, टिप वाले पोर्शन को दूसरा मानते हैं। तो करना क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन हम इस पे फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट? तो कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप से। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों को मुझे प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो होगा वो मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। वो ये जो एन कैप है वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को शो करता है। ओके, तो अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, दोनों से ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ए क्रॉस बी करता क्या है, ए और वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के होता है। अगर ए और बी एक प्लेन, मान लीजिए इस बोर्ड के प्लेन में ए और बी है तो परपेंडिकुलर बोर्ड के बाहर होगा। अगर बी से ए का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो डाउनवर्ड होगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, डाउनवर्ड द बोर्ड इफ वेक्टर ए एंड बी आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड के प्लेन में अगर होगा, इफ यू कंसीडर बोर्ड एज अ प्लेन, then product of a cross b is perpendicular to the board in outward direction. If we multiply b to a, b cross a, then it is downward the board. Okay, ये a cross b का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और दो वेक्टर्स का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो लाइंस के बीच का। तो हमें करना क्या होगा, मान लीजिए दो लाइंस हैं आपकी, एक ये है और एक ये आपका ये है। ये मान लीजिए ये पॉइंट से होकर के जाता है, ए पॉइंट से होकर के जाता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये आपका सी से होकर के जाता है, पोजीशन वेक्टर इसका सी है। ठीक है, ये जो लाइन है वो किसी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं b1, और ये भी किसी के पैरेलल होगा, इसे मान लेते हैं b2। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दोनों लाइंस के बीच का निकालेंगे ये डिस्टेंस, तो ये हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे, तो हमें सी ए मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी से। ओके, और इसका प्रोजेक्शन हमें इस पे लेना है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसको अगर हम पीछे मिलाएंगे तो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। ओके, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको कैलकुलेट करना है, तो इस ए सी का प्रोजेक्शन या सी ए का प्रोजेक्शन हमें इस पे लेना है। इसको मान लीजिए
B1 कर लें और इसको B2 कर लें, ठीक है। तो AC का प्रोजेक्शन हमें B1 B2 पे लेना है, तब हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 B2 मिल जाएगा। ओके, सो तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AC, ठीक है, ऑन B1 B2, ठीक है, B1 B2, ठीक। और B1 B2 हमें कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपका B1 क्रॉस B2 से। ओके, इसका जो B1 क्रॉस B2 होगा, एक मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो दोनों का परपेंडिकुलर जो होगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि B1 क्रॉस B2 हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AC या CA जो भी कहिए, AC डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2, ओके, इसकी मॉडुलस वैल्यू, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, इसका A का प्रोजेक्शन हमें B पे निकालना है, वेक्टर B पे, और ये एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन जो आपका होता है, ये लेंथ जो होता है, वो उसकी वैल्यू होती है, A का B पे निकालना है तो A डॉट B अपॉन जिस पे निकालना हो उसकी मॉडुलस वैल्यू, ये आपका प्रोजेक्शन होता है। ओके, तो उसी तरीके से जब इसका प्रोजेक्शन इस पे हमें निकालना होगा तो दिस डॉट दिस, ओके, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको उसके मॉडुलस वैल्यू से नीचे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपका होल कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ से A माइनस C डॉट B1 क्रॉस B2, ओके, अपॉन B1 क्रॉस B2 इसका मॉड। तो आप चाहो तो आप इसके मॉड को ऊपर और नीचे दोनों लगा सकते हो, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्टेंस हमें लेना है, वही मैंने कहा कि AC लीजिए चाहे CA लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू हम ले लेते हैं तो वो जो डिस्टेंस को ही शो करेगा, नेगेटिव आएगा तब भी मॉडुलस के वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ओके, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं B1 का हम ले लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1, और B2 का ले लेते हैं L2 M2 N2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। B1 क्रॉस B2 आपका कितना हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 ये होता है निकालने का तरीका IJK। अगर इसको लिखना होगा तो L1I प्लस M1J प्लस N1K, और इसको लिखना होगा L2I प्लस M2J प्लस N2K। ओके, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं IJK, यहाँ पे L1 M1 N1 और यहाँ L2 M2 N2। ओके, ये हो गया B1 क्रॉस B2, ठीक है। अब फिर इसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है, AC के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A माइनस C डॉट हम कर लें IJK L1 M1 N1 L2 M2 N2। आप चाहो तो A और C को वैल्यू आप दे सकते हो। A को हम लिख सकते हैं, वेक्टर A को A1I प्लस A2J प्लस A3K, और C वेक्टर को आप लिख सकते हो C1I प्लस C2J प्लस C3K।
या ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो A1, A2, A3 और इसको C1, C2, C3, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ होता है, J कंपोनेंट का J के साथ, K कंपोनेंट का K के साथ। तो यहाँ से A माइनस C आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, A1 माइनस C1I प्लस A2 माइनस C2J प्लस A3 माइनस C3K। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो I का I के साथ हो जाएगा, J का J के साथ और K का K के साथ। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा A1 माइनस C1, A2 माइनस C2, A3 माइनस C3, यहाँ L1, M1, N1 और L2, M2, N2। ओके, और मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी I J K L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो ये आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ M1 N2 माइनस M2 N1 I माइनस J L1 N2 माइनस L2 N1 और प्लस K L1 M2 माइनस L2 M1। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मॉडुलस वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। आपने क्या क्या कर लिया, आपने A माइनस सी डॉट B1 क्रॉस B2 यहाँ निकाल लिया और ये मॉडुलस वैल्यू जो है वो यहाँ निकाल लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, A माइनस सी वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर अंडर रूट, इसको समेशन के फॉर्म में लिख दें, ये आपका L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, ये समेशन कर दे, या किसी पे भी एक समेशन ले लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपकी A1 माइनस C1, A2 माइनस C2, A3 माइनस C3, L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, आई होप आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लेन, ओके, अब हम प्लेन डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान। इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d। ओके, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, कैसे है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, उस पर कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं P और Q। ठीक है, P और Q ये भी वेरिएबल पॉइंट है, P और Q कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरे प्लेन में कहीं पे भी ले सकते हैं। फिर उसको वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख लेते हैं, x1 y1 z1 और Q को x2 y2 z2। ओके, तो ये दोनों अगर इस सरफेस पे है, अभी इसको प्लेन हम नहीं कर रहे हैं, अभी इसे सरफेस ही कर रहे हैं, अगर इस सरफेस पे है तो ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन 2 कर लीजिए।
और क्यू पॉइंट भी सरफेस को सेटिस्फाई करेगा, तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 2 से जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो 3 में हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 से जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस b y1 प्लस लैम्डा y2 प्लस c z1 प्लस लैम्डा z2 प्लस d 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, 1 प्लस लैम्डा से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपका, x1 प्लस लैम्डा x2 ओवर 1 प्लस लैम्डा, ओके, प्लस b टाइम्स y1 प्लस लैम्डा y2 ओवर 1 प्लस लैम्डा, ओके, प्लस c टाइम्स z1 प्लस लैम्डा z2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इस सरफेस पे हैं, तो उसको सेटिस्फाई किया। मैंने क्या किया, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 3 को 2 में जोड़ दिया और फिर 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1:2 लैम्डा, वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे हो और 1:2 लैम्डा के रेशियो में डिवाइड करते हो, वो सारे पॉइंट इस सरफेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से यही तो निकला। ओके, 2 पॉइंट्स को आप जानते हैं, अगर वो 2 पॉइंट्स अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये 2 अगर पॉइंट्स हैं, तो अगर कोई पॉइंट λ/1 के रेशियो में कर रहा है और ये कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z है, तो कैपिटल X की वैल्यू होती है x1 प्लस लैम्डा x2 ओवर 1 प्लस लैम्डा, कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस लैम्डा y2 ओवर 1 प्लस लैम्डा, ओके, और Z की वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस लैम्डा z2 ओवर 1 प्लस लैम्डा। ओके, तो अब देखिए, यानी कि जितने लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी करते जाएंगे, तो ये पॉइंट आपकी वेरी करते जाएगी। ठीक है ना, पॉइंट आपका वेरी करते जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा लाइन हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स कि होल लाइन लाई ऑन दिस सरफेस। ओके, और मैंने ये भी कहा कि P और Q क्या है, आपका वेरिएबल पॉइंट्स हैं, तो P और Q यहाँ पे भी हो सकते हैं, P और Q यहाँ पे भी, मतलब कि ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ P एंड Q ऑन दिस सरफेस सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन दिस। सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, आई होप आपको प्लेन, ये जनरल इक्वेशन जो है वो प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि मान लीजिए आपका ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करता है a, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, 0, और b पे मान लीजिए इंटरसेप्ट करता है b, तो 0, b, 0 हो जाएगा। और इसी तरह c पे यदि इंटरसेप्ट c का है, तो ये 0, 0, c कोऑर्डिनेट इसका होगा। ठीक है, तो प्लेन कैसा होगा, प्लेन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये प्लेन होगा। अब इस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट्स चूंकि इस प्लेन पे हैं, तो तीनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अगर इसे a कर दें, b कर दें, c कर दें, सिंस
पॉइंट A B C lies on plane 1, so it must satisfy इक्वेशन 1। ओके, ए जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा देखते हैं। ए, इसे हम ए डैश कर देते हैं, बी डैश कर देते हैं, सी डैश कर देते हैं। ठीक है, तो ए डैश ए प्लस बी डैश 0 प्लस सी डैश 0 प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू माइनस डी बाई ए आ गई। ओके, सिमिलरली बी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो बी डैश ए डैश 0 प्लस बी डैश बी प्लस सी डैश 0 प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी ओवर बी आ गई। सिमिलरली जब सी सेटिस्फाई करेगा तो ए डैश 0 प्लस बी डैश 0 प्लस सी डैश 0 सी डैश सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी ओवर सी। अब ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई ए एक्स माइनस डी बाई बी वाई माइनस डी बाई सी जेड और इक्वल टू माइनस डी कर देते हैं। ठीक है, डी को हमने क्या किया है, राइट साइड लेके आ गए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये माइनस डी हो जाएगा तो माइनस कैंसिल आउट होगा, डी से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन का हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है तो पहले ग्राफ समझ लीजिए, अपने आप अभी क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो ओरिजिन से नॉर्मल, जिसका डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो वो प्लेन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इससे आप इस पे एक परपेंडिकुलर है, ये आप मान लीजिए n है। ठीक है, ये डिस्टेंस d है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपका n कैप है। ठीक है, तो इस प्लेन पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो dn कैप होगा। ठीक है, अब प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो हमें एक कोई पॉइंट चाहिए जिसके लोकेशन हमें हर हाल में फाइंड आउट करना है। तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं P। ओके, जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R। ओके, तो आप देख सकते हो ये चूंकि क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि कोई प्लेन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये जो कोई पॉइंट P है वो इस प्लेन पे कहीं है। तो ये इस प्लेन पे जो P और N को मिलाएगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसी से हमें प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको मीटअप कर लीजिए, P से N को मिला लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हो ये O है, तो ON कितना होगा, ON आपका DN कैप होगा। ठीक है, ओके, अब आप देख सकते हो PN कितना होगा, या NP ले लेते हैं, NP
तो P का पोजीशन वेक्टर माइनस N का पोजीशन वेक्टर डी एन कैप। अब आप देखिए ये वेक्टर, ये जो है Pn जो है और ON, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, जब ये परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो, यानी कि NP डॉट ON इक्वल टू जीरो। NP कितना है आपका, R माइनस डी एन कैप, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है। डॉट ON कितना है, डी एन कैप इक्वल टू जीरो। जरा डॉट प्रोडक्ट कर लें यहाँ पे, तो और डॉट डी एन कैप माइनस डी 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 स्क्वायर हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप मॉड ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए डॉट ए इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एन कैप स्क्वायर। और एन कैप चूंकि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो आर डॉट डी एन कैप इक्वल टू डी स्क्वायर, और एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब डी दोनों साइड से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो एक पावर कैंसिल होगा, तो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, इन नॉर्मल फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि इसका आप कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप आर को ले लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। डी डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसको एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ले लेते हैं, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डी, और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो एक्सएल हो जाएगा, वाई एम हो जाएगा, और जेड एन इक्वल टू डी। ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म का, ठीक है ना। अब थर्ड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। हमेशा याद रखिए, जो एक्स वाई जेड के साथ जो कंपोनेंट होता है एल एम एन, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन होता है, ओके। परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। कोई भी प्लेन है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होता है, उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेज, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। आप जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और इस प्लेन पे अगर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंस प्लेन 1 इज passes through x1 y1 z1 point, so it satisfy the equation of plane। तो क्या हो जाएगा हमारा ax1 by1 cz1 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप यहाँ से देख भी सकते हो कि d की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस
CZ1। तो ये वैल्यू चाहे तो आप उठा कर रख दीजिए या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1। तो आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ओके, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज required equation of plane passing through a single point. Okay, I hope you will understand this topic. अब देखिए, तीन अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, और तीनों पॉइंट्स अगर एक प्लेन पे हो या तीन पॉइंट्स से होकर के प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ओके, अब यहाँ से देखिए ज़रा, ये मान लीजिए आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस पे तीन पॉइंट्स हैं आपके, x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो जब कोलिनियर नहीं है तो ये तीन पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं हम, x3 y3 z3। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से होकर के प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान सा है, देख लेते हैं। एक कोई जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं P, ये पॉइंट इस प्लेन पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R। ठीक है, इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, इसको A, इसके पोजीशन वेक्टर को A1 मान लीजिए, ये B है, पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर C मान लेते हैं हम। ठीक है, पॉइंट C है, इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों को मिलाइए और इन दोनों को मिलाइए। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसा किया क्यों, आप ए बी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए से हम बाद वाले में से पहले को घटाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका b माइनस ए करेंगे तो आपका x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, i j और z2 माइनस z1 के, ये ट्रिपलेट्स में लिखा गया है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो x1 y प्लस y1 j प्लस z1 के लिखेंगे, इसको x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के लिखेंगे, इसको x3 i प्लस y3 j प्लस z3 के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, इसी तरह ए बी निकल गया और ए बी निकल गया, बी सी निकाल लीजिए। ठीक है, या सी बी निकाल लीजिए। तो c माइनस बी करेंगे, c यानी कि x3 माइनस x2 i प्लस y3 माइनस y2 j प्लस z3 माइनस z2 k। ओके, ये हो जाएगा, ए बी और बी सी आपका निकल गया। अब देखिए ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर हम कोई भी, चाहे आप इससे मिला दो, चाहे आप इससे मिला दो, चाहे आप इससे मिला दो, तो ये जो वेक्टर है, जो
आपने क्रॉस प्रोडक्ट ए बी और ए सी को क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया ए बी और ए सी का, तो वो परपेंडिकुलर आपको मिला, तो वो परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर जो पी बी होगा या पी ए होगा या पी सी होगा, ये तीनों ही वेक्टर इससे 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि ये चूंकि एक प्लेन पे है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे होंगे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि पी बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी और बी सी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका पी बी जो होगा डॉट प्रोडक्ट ए बी क्रॉस बी सी इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये आपको तरीका है निकालने का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका मान लीजिए अगर पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड ले लें, तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू और z माइनस जेड टू, ठीक है। इसको i, इसको j और इसको z माइनस, ठीक है। ओके, अब हम क्या करें, ए बी क्रॉस बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, आई जे के, और यहाँ ए बी कितना है x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। इसी तरह x3 माइनस एक्स टू, y3 माइनस वाई टू और z3 माइनस जेड टू। ये हो गया। अब पी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पी बी डॉट ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें ये तीनों एक प्लेन में पॉइंट होंगे। ओके, तो पी बी आपका क्या है, अब यहाँ से देखिए पी बी आपका निकला है आई का कंपोनेंट x2 माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू है, y माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन और x3 माइनस एक्स टू, y3 माइनस वाई टू, z3 माइनस जेड टू इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको बताएगा कि ये तीनों पॉइंट कोप्लेनर हैं या नहीं, ठीक है। और ये एक्चुअली एक प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, वो प्लेन का इक्वेशन है। अगर कोई भी पॉइंट अगर हमको चूज करना है कि वो क्या पॉइंट प्लेन में है, तो आप इस पॉइंट की जगह पे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह रखिए, वो 0 आपको दे देगा, तो वो भी प्लेन पॉइंट क्या होगा, उस प्लेन में हो जाएगा। इस तरह से आप 3 पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आगे हम इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।